महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक रिलेटेड टू यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट में ही। यूनिट सेकंड से यूनिट फर्स्ट जो है आपकी कंप्लीट है एंड यूनिट फिफ्थ में लिटरेरी टर्म्स वाले टॉपिक आपका कंप्लीट है और लिटरेरी जो एलिजाबेथन पीरियड है यूनिट फिफ्थ में वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। जब हमने यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट पोइट्री पढ़ी थी आइस एंड फायर, उस वक्त हमने एलिजाबेथ एज को भी डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, नाउ यूनिट सेकंड में डेथ बी नॉट प्राउड पार्ट फर्स्ट इसकी पोइट्री की फर्स्ट क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसके द्वारा लिखी गई है ये? बाय जॉन डन, वेरी फेमस पोइट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, बाय जॉन डन। जॉन डन के द्वारा ये लिखी गई है। पहले हम सबसे पहले जॉन डन के बारे में ही देखेंगे, फिर उसके बाद पोइट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? जॉन डन के बारे में देखते हैं पहले हम। बैक स्लाइड। यस, जॉन डन जो है इनका टाइम पीरियड का 1572 से 1631 तक माना जाता है। तो ये कौन से एज से? वही एलिजाबेथन एज से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक अदर जो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इनकी पोइट्री की, तो इनको एक क्या डिफरेंट नेम दे दिया? मेटाफिजिकल पोइट। जब ये पोइट्री लिख रहे हैं तो इनको खुद को भी नहीं पता था कि ये एक नया जो है फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, मेटाफिजिकल। कौन सा? मेटाफिजिकल। इनकी पोइट्री को ये नेम दिया 1572 से 1631 तक इसकी शुरू इनका टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट देखिए और देखते हैं जॉन डन में इनका बर्थ कब? 22 जनवरी 72 एंड डेथ 31। तो कौन सी एज में ही आ जाता है? एलिजाबेथ हमने पढ़ा था 1564 से विलियम शेक्सपियर का और 1616 तक ये टाइम पीरियड हमने शेक्सपियर का पढ़ा था। तो उस दौरान ये मेटा एलिजाबेथन एज से ही करते हैं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक जो है मेटा से मतलब परे, भौतिक संसार से परे जाकर इन्होंने जो कहा अध्यात्म की बात है वो सब इनको एक विशेष स्थान एक लिटरेचर में देती है, मेटाफिजिकल एंड इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट इनको बोला जाता है। मेटाफिजिकल से ही तुरंत आपको नेम याद आना चाहिए किसका? जॉन डन। नोन फॉर हिज सॉनेट्स, किसके लिए ये फेमस है? लव पोइम्स, सॉनेट्स के लिए, अपने रिलीजियस पोइम्स के लिए, एलिजीज के लिए। एलिजीज का मतलब शोक गीत या दुखांत कविताएं हैं, और या सॉन्ग्स के लिए, सेटायर्स के लिए, व्यंग्य मतलब सेटायर से मतलब व्यंग, एंड सरमन्स मतलब एक तरह से धर्म उपदेश। तो उनसे रिलेटेड पोइम के लिए ये फेमस है। इनके फेमस वर्क भी थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन इसमें लिखेंगे तो पोइट के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ ये रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, कहाँ कौन सी एज से बिलोंग कर रहे हैं, बर्थ डेट इनका कब, और फेमस वर्क इनकी क्या है। अगर आप 250 वर्ड्स का भी क्वेश्चन कर रहे हैं सेक्शन बी का भी, उसमें भी एक शॉर्ट रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा फेमस वर्क्स इनके। डेथ बी नॉट प्राउड जो हम पढ़ ही रहे हैं, वैलिडेशन इफ फॉरबिडन वार्निंग, द फ्ली, ये भी बहुत फेमस है ये पोइट्री भी, द गुड मॉरो। तो ये कुछ नेम है, ये आपको राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। जॉन डन में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कब जन्म हुआ था इनका? 72। किस रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं? रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ये दो डिफरेंट, लेकिन ये किससे बिलोंग करते हैं? कैथोलिक से। एलिजाबेथ हेवुड, तो इनके फादर का नेम भी क्या था? जॉन डन। जॉन डन ही था इनके फादर का नेम भी। जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो फिर इनका पालन पोषण कौन? इनकी माता द्वारा, एलिजाबेथ हेवुड। इनकी मदर इनके द्वारा किया जाता है। जॉन हेवुड इनके ब्रदर सर थॉमस मूर जो इनके फ्रेंड ही परिचित थे एलिजाबेथ हेवुड से। तो जब इनको पालन पोषण किया गया तो बहुत इनको हेल्प मिली थी इनसे भी। इन्होंने अपनी कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की अपने कॉलेज की, लेकिन इनको डिग्री नहीं मिल पाई। क्यों? इसका रीज़न देखो, जब वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब डिग्री उनको दी जाती थी तो उनको एक ओथ लेनी
पड़ती थी सुप्रीमेसी की, कि वहाँ का कोई भी राजा या रानी है तो उस चर्च का एक तरह से सुप्रीम पावर रखता है, इस तरह की ओथ लेनी पड़ती। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी वाज ओरिजिनली इम्पोज्ड बाय किंग हेनरी एट के द्वारा ये शुरुआत की गई थी इस ओथ की ऑफ इंग्लैंड थ्रू द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534। इस एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बट रिपील्ड बाय हिज एल्डर डॉटर क्वीन मैरी फर्स्ट। बाद में इसको एक तरह से समाप्त भी कर दिया एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंग्लैंड में, लेकिन फिर से रीस्टार्ट की गई थी अंडर हेनरी अदर डॉटर, हेनरी की दूसरी डॉटर और मैरी की हाफ सिस्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनके द्वारा इसको पुनः शुरू कर दिया गया इस ओथ को, कि डिग्री तभी मिलेगी आपने पढ़ाई कर लिया उस यूनिवर्सिटी से जब आप सुप्रीमेसी की उस क्वीन या क्वीन जो भी वहाँ शासन कर रहा है कि एक तरह से सुप्रीम है, वो सुप्रीम पावर उसके हाथ में है ऑफ इंग्लैंड अंडर द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1515। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इससे, तो इनको एट लास्ट ये डिग्री नहीं मिल पाई थी। ठीक है, आप आगे देखो, फिर ये किसकी तरफ ये मुड़ गए थे, राइटिंग लिखने की तरफ। तो कई इन्होंने सोनेट्स, पोइम्स, ऐसी कई रचनाएं लिखी बहुत फेमस। आगे देखिए इनके बारे में, जॉन डन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख रहे हैं। पहले पोइट के बारे में, फिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेथ बी नॉट प्राउड, कि उन्होंने एक तरह से ललकारा है इसको डेथ को भी, और पर्सोनिफाइज किया है मानव के रूप में कि एक तरह से आप घमंड मत करो, बी नॉट प्राउड। क्यों, क्या तर्क आर्ग्यूमेंट देता है ये भी हम देखेंगे। जॉन डन 72 से 31 was an English scholar, poet, soldier and secretary born into a Catholic family। तो कौन से नाम से, कैथोलिक से। who reluctantly became a cleric, तो जो क्या बन गए थे, अपनी बहुत इच्छा नहीं थी, एक तरह से अनिच्छा से ही एक पादरी, एक धर्मोपदेशाई, कहाँ पर, चर्च में, चर्च ऑफ इंग्लैंड, वहाँ क्लेरिक बन गए थे। ही इज कंसिडर्ड द प्रीएमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्री की जब शुरुआत हुई थी तो प्रीकर्सर, उनके सबसे पूर्ववर्ती जो शुरुआत करने वाले थे, पूर्वगामी जो थे, इन सबके प्रतिनिधि कौन थे मेटाफिजिकल पोइट्स की, जॉन डन ही। हिज पोइटिकल वर्क्स आर नोटेड फॉर देयर मेटाफोरिकल एंड सेंसुअल स्टाइल एंड इंक्लूड सोनेट। एक तरह से कई इनकी पोइट्री में सेंसुअल स्टाइल भी मिलती है, एंड इंक्लूड सोनेट्स इन्होंने लिखी, लव पोइम्स, धार्मिक पोइम्स, और लैटिन ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया, एपिग्राम्स, एलिजीज, सॉन्ग, सेटायर, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में। एपिग्राम से मतलब कोई चुटकुला या सूक्ति किसी पर व्यंग्य करने की फॉर्म में भी इन्होंने ये वर्क अपने लिखे डिफरेंट टर्म्स में। ये सभी टर्म है ये, एलिजीज, सेटायर, सोनेट्स। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, इनके फाउंडर हैं ये, शुरुआत इन्होंने की थी इसकी। एक टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स, ये क्या है, एक टर्म है, क्रिएटेड बाय सैमुअल जॉनसन इन 1781। देखो इनका जो टाइम पीरियड तो यही है 72 से 1631, लेकिन ये टर्म डेवलप कब हुई, किनके द्वारा हुई, इन्होंने अपनी पोइट्री लिख दी, जो इनका एक मेन जिस विषय पर ये सोचते थे उसको लेकर, लेकिन इनको नहीं पता कि एक नया फॉर्म बनने जा रहा है मेटाफिजिक्स। देखिए तो एलिजाबेथन एज से ही ये बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता, मेटाफिजिकल का जो टच था, तो वो किसने निकाल के, किसने बताया, एक तरह से उजागर किसने किया इसको, सैमुअल जॉनसन ने। कब, 1781 में, कि इस टाइम पीरियड के जो कवि हैं उन्होंने एक नई फॉर्म एक तरह से डेवलप करती है मेटाफिजिकल। इज ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लव पोएट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इनको भी ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है। जॉन डन की पोइट्री है रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल फॉर्म्स टू मूव पर्सनल पोइट्री, जो क्लासिकल वे चल रहा था पोइट्री का, उससे और आगे बढ़कर जो पर्सनल टच की, ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनली चला जा रहा है उसको ही फॉलो करते हुए आगे वो भी उसी पैटर्न पर लिखते जा रहे हैं, नहीं, एक नया वे, एक नया फॉर्म जो वह सोचते हैं उस पर बेस्ड उन्होंने लिखा पर्सनल पोइट्री। पर्सनल जो इनकी फीलिंग्स है उनका टच इसमें दिया। डन इज नोटेड फॉर हिज पोइटिक मीटर का इन्होंने यूज किया, विच वाज स्ट्रक्चर्ड with changing and uneven rhythms that closely resemble casual speech। एक तरह से किसको रिजेंबल करती है, किसका एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है, ये सब
जो पोइट्री इन्होंने लिखी, जैसे कि कोई कैजुअल स्पीच ही कोई दे रहा हो, तो इन्होंने मेटाफर्स का भी, कंसीट का भी, इन सारे टर्म्स का यूज़ किया। तो एक नई एक फॉर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसको इस टर्म को क्रिएट किसने किया बाद में 70। ये इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट्स कि फाउंडर माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के इस टाइम, लेकिन ये टर्म क्रिएट किसके द्वारा किया गया 81 में सैमुअल जॉनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंग्लिश पोइट हैं ये भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से स्टूडेंट्स आप अपने पोइट के बारे में नोट प्रिपेयर करते चलिए, पीडीएफ भी हालांकि प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ से आपको जितना समझते हुए वीडियो देखते ही आप लिखते जाओगे तो आपके लिए और भी सही रहेगा। ठीक है, नोट्स में भी हम बाद में आप देखते हैं नोट्स को, तो कई ऐसी स्पेलिंग्स भी होती हैं, कई सेंटेंस जो आपको नहीं आ रहे समझ में, एज इट इज़ आप उतार लो, ऐसा काम मत करना, यहीं से लिखते चलेंगे समझते हुए, वो और भी सही रहेगा। जॉन डन, देखो कई चीज़ें इनमें से पहले आ चुकी हैं, लेकिन जो कुछ आपको नया इसमें मिलता है, न्यू अलग डिफरेंट स्लाइड्स में कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ आपको मिलती है तो वो आपको नोट कर लेनी है। ये आपका रिपीट हो गया था। एलिजाबेथनीज बिलोंग तो उसी इससे करते हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया इनकी पोइट्री का, मेटाफिजिकल। ही वाज थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स आउट ऑफ 6 भाई बहनों में से ये तीसरे नंबर के थे। जॉन डन वाज बोर्न एट द प्रॉस्पिरस एंड लिटरेरी फैमिली, एक प्रशिक्षित पढ़ी लिखी फैमिली में इनका हुआ था जन्म, कैथोलिक में। कहाँ पर? लंदन में। फेमस नेम ऑफ दिस फैमिली इज हेवुड, तो उनकी मदर के नेम में भी ये था हेवुड। ए प्लेराइट एंड हिज सिस्टर वाज ए ट्रांसलेटर। जॉन डन्स फादर जो है, उनके फादर का नेम भी क्या था? जॉन डन ही था। नेम वाज आल्सो जॉन डन, यही रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू ए कस्टम थी एक कि उनके बेटे का नाम भी उनके फादर के नेम पर ही रखा जाता था। जॉन डन्स एज वाज हिट बाय पॉलिटिकल अनरेस्ट, इनकी जो एज थी उस समय पॉलिटिकल एक तरह से उथल पुथल पॉलिटिकल फील्ड में चल रही थी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, क्योंकि बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के बेस पर एक लड़ाइयाँ युद्ध चल रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। उस समय इनकी एज थी, उस एक पीरियड से बिलोंग करती थी। और किस मैटर पर? इंग्लिश जो कैथोलिक और वही एक तरह से क्रिश्चियनिटी में एक प्रोटेस्टेंट को मानने वाले और कैथोलिक को मानने वाले, तो ये किससे बिलोंग करते थे? कैथोलिक रिलीजन से। इन इंग्लैंड में द डोमिनेट रिलीजन वाज प्रोटेस्टेंट एंड इन फ्रांस कैथोलिक। तो मेन में तो क्या था? डोमिनेंट रिलीजन, धर्म क्या था मेन मुख्य वहाँ पर? प्रोटेस्टेंट था, प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे। जो एक क्रिश्चियन जो रिलीजन है, ये एक तरह से दो फॉर्म में हमें मिलता है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। और फ्रांस में कैथोलिक, तो अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार, दूसरे को कमतर आंकना, कोई अगर इसका जैसे कि यहाँ पर प्रोटेस्टेंट रह रहे हैं, अगर इनका इस धर्म का बोलवाला अगर बढ़ा तो उसको रोकना, तो इस चीज़ को लेकर के आपस में युद्ध चल रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इन्होंने इस अपने धर्म से ही जुड़े रहे प्रोटेस्टेंट से, लेकिन आगे कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि ये भी प्रोटेस्टेंट से बाद में क्या बदल लेते हैं? कैथोलिक ही हो जाते हैं। कैथोलिक है, सॉरी प्रोटेस्टेंट में ये इसको ट्रांसफर हो जाता है इनका। नेक्स्ट देखिए, इसमें इट इज नोटवर्दी दैट जॉन डन चेंज्ड हिज रिलीजन इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। कैथोलिक से बिलोंग करते थे, लेकिन अपने लाइफ के लेटर पार्ट में इन्होंने इसको चेंज किया एंड बिकम प्रोटेस्टेंट, और बाद में ये भी क्या हो गए? प्रोटेस्टेंट रिलीजन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एज डन्स ब्रदर हेनरी, इनके जो भाई थे हेनरी, died in jail due to illness as he was behind the bar for the charge of helping an escaped Catholic, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर तो मना था, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट का था बोलबाला ज़्यादा, लेकिन इन्होंने इनकी भाई ने एक एस्केप कैथोलिक इनको बचाने में मदद की, और कई ऐसी घटनाएं इनसे जुड़ी हुई जिसके कारण इनको इनके ब्रदर हेनरी को पनिश किया गया। तो इस घटना ने एक तरह से इनका धर्म पर फिर से पुनः विचार करने के लिए विवश किया गया इनको। पादरी थे ये, कैथोलिक पादरी, इनकी मदद की थी इनके ब्रदर ने। तो ही थॉट अ लॉट अबाउट हिज रिलीजन, तो इनका जो रिलीजन कैथोलिक के बारे में उन्होंने फिर से बहुत गहराई से सोचा कि आगे इस तरह का इसी को अपनाते हुए क्या यहाँ पर अपने जो व्यूज़ है प्रेजेंट किए जा सकते हैं, सर्वाइव किया जा सकता है। एंड लेटर चेंज टू, और बाद में इन्होंने इसको चेंज कर लिया। ही वांटेड टू बी लॉयर,
और एक डिप्लोमेट। क्या बनना चाहते थे? लॉयर और डिप्लोमेट, एक कूटनीतिज्ञ इन हिज अर्ली एज। सो ही जॉइंड लिंकन्स इन एंड डेविस इन। तो यहाँ पर इसकी तरह से इनको ट्रेन किया जाता था इसके लिए, इन्होंने इसको भी ज्वाइन किया था। तो एक तरह से वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते थे ये सारे पोइट्स जो हैं। जॉन डन रॉट मैनी पोएम्स ऑन लव, एरोटिक वर्सेस। एरोटिक वर्सेस यहाँ पर ये थोड़ा सा नोटवर्दी है। श्रृंगारिक या कामुक, जो डफली आप पढ़ेंगे और भी कई ऐसी पोइट्री हैं तो उनमें कामुकता का टच यहाँ पर मिलता है। एरोटिक वर्सेस, ठीक है, श्रृंगारिक कविताएं जो। सैटायर्स, व्यंग्य इन्होंने कई लिखे। एंड होली सोनेट, तो ये भी जो डेथ बी नॉट प्राउड हम पढ़ने जा रहे हैं, होली सोनेट, इसका ही एक पार्ट है। हिज बुक्स ऑफ पोइम्स आर कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स विच बिकेम वेरी फेमस। इनका जो पोइम्स की कलेक्शन है बुक का, ये किन नामों से? सॉन्ग्स या सोनेट है इनमें मोस्टली, विच बिकेम वेरी फेमस हुई। इन हिज यूथ ही स्पेंट हिज मनी ऑफ इनहेरिटेंस ऑन वुमेन, लव मेकिंग। नेक्स्ट, अपना जो मनी स्पेंड किन कामों में इन्होंने किया? लव मेकिंग, ड्रिंकिंग वाइन, एंजॉयमेंट, एक तरह से एंजॉयमेंट लाइफ इन्होंने स्पेंड की थी। ही आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भी ये बने लेटर, एंड जॉइन लास्ट पार्लियामेंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। फिर उसके बाद 1603 इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी क्वीन एलिजाबेथ की। ही मैरिड सीक्रेटली विद एन मूर। यहाँ पर ये नेम भी आपको फ्रेंड्स देना है, आपको जो भी क्वेश्चन आप लिखो इसमें आ सकता है ये। और इन पर इन्होंने एक पोइट्री भी लिखी है वुमेन के ऊपर, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ही गॉट नो मनी ऑफ डोरी, हालांकि इन्होंने सीक्रेटली इनसे मैरिज की थी, एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था इनकी मैरिज को। ही गॉट नो मनी ऑफ डोरी, कोई मनी इनको नहीं मिला। एंड ही वाज पुट बिहाइंड द बार फॉर दिस एक्ट, और इनको भी प्रेजेंट कर दिया गया जेल में, इसके लिए डाल दिया गया इस एक्ट के लिए, इस घटना के लिए। आगे और देखिए, अभी हम पोइट के बारे में ही देख रहे हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, इसके बारे में भी हमको देखना है आगे, तब हम इसकी एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। इस फेमस पोइम्स देखिए, रेफरेंस द फ्ली, गुड मॉरो, ये भी आपको कहीं बिगिनिंग में भी आया था, तो इनमें से 2-3 पोइम्स का आपको अपने आंसर में रेफरेंस देना है। सनराइजिंग, वो भी आप दे सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार और डेथ बी नॉट प्राउड, ये 2 तो आपको देने ही हैं। इसके अलावा कोई भी 3 और ले लीजिएगा, सनराइजिंग, कैनिसेशन, वेलेडिक्शन, फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। तो ये पता होना चाहिए कि हाँ किनके द्वारा लिखी गई है ये? मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन के द्वारा। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, डेथ्स ड्वेलर और अ कंसोलेशन टू द सोल, हिज लास्ट सरमन, ये इनके फेमस पोइम्स हैं। आगे और देखिए, जो मेटाफिजिकल टर्म, हम अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग द टर्म मेटाफिजिकल, क्या है? एज अप्लाई टू द पोइट्री वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन, के द्वारा फर्स्ट यूज की गई। हु बोरोड इट फ्रॉम ड्राइडन फ्रेज से, ये निकाल के लाए इस फ्रेज को, मेटाफिजिकल। अबाउट डन के बारे में ही अफेक्ट मेटाफिजिक्स, तो इसको इन्होंने अफेक्ट किया, इसलिए ये यहाँ से इसको निकाल के लाए इस टर्म को। जॉन डन वाज द पायनियर, मतलब अग्रदूत थे, पायनियर से मतलब अग्रदूत थे, लीडर थे, अगुआ थे, किसके? इस स्टाइल के। जब ये लिख रहे थे तो इनको खुद को भी नहीं पता था कि इस टर्म को ये नाम दिया जाएगा मेटाफिजिकल। जो ये राइट कर रहे हैं तो एक तरह से पर्टिकुलर टाइम पीरियड बन जाएगा ये मेटाफिजिकल, ऑफ दिस मेटाफिजिकल स्टाइल। 20th century poets were greatly influenced by them, जो बाद में 20th सेंचुरी के पोइट्स भी थे, इससे मेटाफिजिकल स्टाइल से बहुत ज़्यादा है ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत प्रभावित थे इस टर्म से, मेटाफिजिकल से। द शोर्ड रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसमें क्या होता है मेटाफिजिकल पोइट्री में? रिलेशनशिप किनके बीच? इंडिविजुअल, गॉड एंड हिज यूनिवर्सल, किसी व्यक्ति विशेष के साथ और उसका परमात्मा से, गॉड से जो रिलेशन है, पूरे यूनिवर्स से जो रिलेशन है। बाय क्वालिटी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में? एक तरह से एक रिलेशन दर्शाया गया है। कई बात ऐसी आध्यात्मिक जो समझ से परे भी हो सकती है, लेकिन इनका जो रिलेशन है किस लैंग्वेज में? एक तरह से सामान्य बोलचाल की भाषा। यहाँ पर क्वालिटी से मतलब यही है सामान्य बोलचाल की भाषा, लैंग्वेज, उसमें ये रिलेशन को डिफाइन किया गया है, शो किया गया है। मेटाफर्स भी यूज़ किए गए हैं, विच मेक्स द पोइट, कई ऐसे मेटाफर्स जो उनको सोचने पर एक तरह से मजबूर करते हैं कि इस तरह की
कंसीड यूज़ किए गए हैं कि इस तरह की तुलना फ्ली में, आगे हम इसमें भी पढ़ेंगे गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, इसमें भी आएगा। मेक्स द पोएम एक कांस्टेंट चैलेंज, एक तरह से कांस्टेंट से मतलब कंटिन्यूस चैलेंज, किसके लिए, रीडर के लिए। किस तरह का चैलेंज, टू अंडरस्टैंडेबल, की किस तरह से इसको समझा जाए। आध्यात्मिक चीज़ें हालांकि समझ से परे होती हैं, लेकिन इस तरह से इस रिलेशनशिप को शूट किया गया है कि किस लैंग्वेज में, कॉलोकियल लैंग्वेज में, सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक इसका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, डेथ बी नॉट प्राउड, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। पोइट के बारे में हमने देखा कि ये डेथ बी नॉट प्राउड जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। क्या है ये, एज अ सोनेट, और सोनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 14 लाइन्स। 14 लाइन्स ये तो फिक्स है ही। इससे पहले जो हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट वेंट टू द सेशन, तो वो किस स्टाइल में, शेक्सपियरियन स्टाइल में, इंग्लिश सोनेट, किस क्वार्ट्रेंस एंड कपलेट। तो होती 40 लाइन ही है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्ट्रेंस एंड 1 कपलेट, लास्ट में कपलेट 2 लाइन्स का। लेकिन यहाँ पर ये जो है इस किस फॉर्म में है सोनेट ही है, लेकिन पेट्रार्चन फॉर्म में है। इसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट इस पार्ट में। हॉली सोनेट 10th है। तो आ जाए कि किस जॉन डन की किस पोइट्री का एक अदर नेम ये है, डेथ बी नॉट प्राउड, हॉली सोनेट 10th है। कब लिखी गई थी, 1609 में। पब्लिश, इसका डिटेल, इसका डिस्कशन एंड पोएम के बारे में ये क्या कह रहा है, किस तरह से चैलेंज कर रहा है इसको, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू स्टडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।